बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बड़ा अहम टॉपिक, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक, लेंजेस लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हैसियत हासिल है। किस चीज़ की? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हैसियत हासिल है। इसकी डेफिनेशन है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज। अब यहां से एक बात सबने सोचनी है कि यहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ही क्यों लिया गया, व्हाई नॉट ईएमएफ? तो रिमेंबर वन थिंग, लेंजेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ईएमएफ्स, इट इज एप्लीकेबल टू करंट्स। व्हाई? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज सर्किट्स रेदर देन ओपन सर्किट्स। जहां करंट इंड्यूस होगा उस पर हम लेंजेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। कि करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो अपनी कॉज को क्या कर सके, वो अपनी कॉज को अपोज कर सके। अब अपोजिशन का मतलब हमेशा किसी चीज में कमी करना नहीं है। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखें, इन दो इक्वेशंस में ये नेगेटिव साइन आ रहा था। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा था, उसके लिए हमने डेफिनेशन और फैराडेज लॉ की कुछ बातें ज़हन में रखी है कि रिकॉल करें, एक चीज़ रिकॉल करें कि आपके पास दो रिंग्स हैं, यू हैव टू रिंग्स, क्लोज्ड सर्किट्स की तरह है। फर्ज करें इस रिंग में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस रिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? आप इस रिंग को करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दें तो देखें जिस तरफ थंब आ रहा है इस तरफ बनेगा नॉर्थ पोल और ऑपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? साउथ पोल। यानी इस रिंग से इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह इस रिंग के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ इंड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी कि आप इस रिंग की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, जो करंट की डायरेक्शन है, थंब डाउनवर्ड है, इट मीन्स नॉर्थ डाउनवर्ड है, साउथ अपवर्ड है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो इस तरीके से इंड्यूस होगी। ये दो शेप्स स्टूडेंट आपने समझ ली तो लेंजेस लॉ आपके दिमाग में अंदर तक जज्ब हो जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। नाउ लिसन, अब दो रिंग्स हैं, इनके अंदर कोई करंट नहीं है। हाँ, इनके करीब हम एक मैग्नेट प्लेस कर देते हैं। ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का साउथ पोल। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिंग को पास आउट कर रही हैं, रिंग को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन याद रहे चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन पे आ जाए। E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अगर हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द रिंग मूव करते हैं तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस रिंग के अंदर इंड्यूस होगी ईएमएफ एंड एज वेल एज इसमें इंड्यूस होगा करंट। अच्छा, अब फ्लक्स को हम कर रहे हैं इंक्रीज, तो ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज। अब पहले इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझना है आपने। स्टूडेंट्स, मैं नॉर्थ पोल करीब लेकर जा रहा हूं। अब अपोजिशन का मतलब यह है कि कॉइल में करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो कि मैग्नेट करीब ना आ सके, अपोज करना है। अगेन लिसन, मैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द रिंग लेकर जा रहा हूं। रिंग में क्या इंड्यूस हो? करंट। कैसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो कि वो मैग्नेट को करीब ना आने दें। अब नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, इसे हम रोक सकते हैं कि अगर इसके सामने क्या आ जाए? नॉर्थ, और इस तरफ क्या आ जाए? साउथ। अब देखिए, नॉर्थ ऊपर हो और साउथ नीचे हो, नॉर्थ ऊपर हो और साउथ नीचे हो, तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? करंट की डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। डन। नाउ लेट्स से कि वी ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स।
कि अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज का मतलब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं। अब हम इसे दूर लेकर जा रहे हैं, तो अपोजिशन का मतलब ये है कि इसे दूर ना जाने दें। नॉर्थ को पकड़ें, ये क्यों जा रहा है दूर? नॉर्थ के सामने क्या लेकर आए? साउथ। ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ। अब ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों डायग्राम्स को मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूं। देखें, नंबर 1, इसको यहां से रेज कर देते हैं। नंबर 2, यहां पे नॉर्थ पोल करीब आ रहा था, यहां पे नॉर्थ पोल दूर जा रहा था। नॉर्थ पोल के करीब आने पे करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाना था ताकि अपोजिशन हो। करीब आए तो करीब नहीं आने देना, अब दूर जा रहा है तो अपोज करें, इसे दूर भी नहीं जाने देना। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। नाउ लिसन, अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करता हूं फॉरवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, और इसे मूव करता हूं बैकवर्ड तो क्लॉकवाइज करंट। और अगर इसे मैं मुसलसल फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता रहूं तो स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। आई एम गेटिंग अपोज्ड ईच एंड एवरी टाइम। जब मैं फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो करंट उसे डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जब मैं फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो करंट, यही करंट उसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स द मीनिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज। यहां करीब आने पे करीब नहीं आने दिया जा रहा, ऑपोजिशन है। यहां दूर जाने पे दूर भी नहीं जाने दिया जा रहा, ये भी ऑपोजिशन है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। सो जब भी आप स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन पे कंफ्यूज हो, ये दो डायग्राम्स अपने दिमाग में फौरन लें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट इस रिंग में से गिरेगा, यानी इस रिंग में से, फर्ज करें ये रिंग है तो इस रिंग में से यूं पास करके गुजरेगा। मैं इसको 3 शेप्स में बना रहा हूं। नंबर 1 के ये रिंग की तरफ मूव करेगा, नंबर 2 के ये हाफ इन एंड हाफ आउट होगा, और नंबर 3 के ये रिंग से गुजर के आगे जा चुका होगा। डन। अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये रिंग की तरफ मूव कर रहा है, यही डायग्राम सेम कि नॉर्थ रिंग के करीब आ रहा है तो नॉर्थ के सामने क्या ले आए? नॉर्थ। ऑपोजिट पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? साउथ। करंट की डायरेक्शन क्या बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्ज करें हम एक ईएमएफ और टाइम ग्राफ बनाते हैं, या लेट्स से आप इंड्यूस्ड करंट और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स से ये आपके पास एक करंट बन गया कि जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, करंट उसे अपोज करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है और अपोज कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके। नंबर 2, स्टूडेंट्स जिस इंस्टेंट पर ये मैग्नेट बिल्कुल मिड ऑफ द रिंग में होगा, यानी हाफ बिलो एंड हाफ अबव, तो देखिए जितना इसमें से लीविंग फ्लक्स है स्टूडेंट्स, उतना ही इस वक्त एंटरिंग फ्लक्स है। तो नेट चेंज इन फ्लक्स जो है वो क्या कंसीडर होगा? 0। इट मींस इस खास इंटरवल पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जितना लीविंग फ्लक्स है उतना एंटरिंग फ्लक्स है। सिमिलरली जब ये मैग्नेट इसमें से गुजरने के बाद इसको क्रॉस करके चला जाएगा, अब ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ को दूर मत जाने दें, इसे कौन रोक सकता है? नॉर्थ। अब नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये था एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड साइड पे बना था, ये रहा क्लॉकवाइज, ये अपवर्ड साइड पे बना दें। अब अगर ये रिंग मुसलसल इसमें अप डाउन ऑसिलेट करता रहे तो वॉन्ट यू गेट दिस एन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो यही तो थोड़ी बहुत लॉजिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की।
इसी में आपको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं जिसकी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, फर्ज करेंगे एक मैग्नेट है, ये आपके हाथ से गिर जाता है, ये जमीन पर गिर रहा है और ये गिर रहा है किस एक्सेलरेशन से? A equals to G से। Everything falls under the action of gravity. But now, let's say कि इसके सामने एक ऐसा रिंग है जो इस तरह से इनकम्प्लीट रिंग है, ये इसके अंदर से गुजरते हुए गिरता है। अब याद रखें, इनकम्प्लीट है तो ये एक्चुअल में एक ओपन सर्किट की तरह है। ओपन सर्किट है, उसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये इस रिंग में से भी गिरेगा विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी। डन। अगर हम इस रिंग को करते हैं कंप्लीट, लेट्स से यहां पर रिंग को कंप्लीट कर दिया, अब क्या होगा? ये डाउनवर्ड जाएगा ना, क्या क्रिएट होगा यहां पर? अब आप खुद भी बता सकते हैं, नॉर्थ, और यहां पर साउथ। यानी इसको एक लम्हे के लिए किस चीज का सामना करना पड़ा? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन की वजह से इसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, एग्री करते हैं ना कि वो लेस देन क्या हो जाएगी? जी हो जाएगी। अच्छा, फिर एक और चीज अज्यूम करते हैं। फर्ज करें जब ये इस रिंग से गुजरा तो बिल्कुल अगले ही लम्हे पर एक और रिंग सामने आ गया, फिर ऑपोजिशन, फिर एक और रिंग, कंप्लीट रिंग सामने आ गया, फिर ऑपोजिशन, फिर एक और रिंग सामने आया, फिर ऑपोजिशन, फिर एक और रिंग सामने आया, फिर ऑपोजिशन। अब सपोज कर लें कि ये रिंग्स नहीं है, ये कॉपर का एक पाइप है, एंड जस्ट इमेजिन कि कॉपर का जो पाइप है वो असल में छोटे छोटे रिंग सिमेट्री से ही तो बना हुआ है। इसका मतलब है जब इस मैग्नेट को इस कॉपर पाइप से गुजरना चाहिए है तो इसकी एक्सेलरेशन मच मच लेस देन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर आप एक मैग्नेट को सिंपली डाउनवर्ड गिरा दें और एक को कॉपर रिंग से फॉल करवाएं तो इसे जल्दी गिरना चाहिए और इसे देर से गिरना चाहिए, क्योंकि इसे मुसलसल किस चीज़ का सामना है? ऑपोजिशन का सामना है। उसकी रीज़न कि मुसलसल इस कॉपर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज, पूरे स्ट्रक्चर में एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहे हैं जिसको मुसलसल अपोज कर रहे हैं इसके मोशन को, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड पूरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल नहीं करेगा। अब आप ज़रा ये वीडियो देखें और इस बात को जस्टिफाई कर लें। जी तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखा और उसमें आपको लेंजेस लॉ की ब्यूटी नज़र आई कि किस तरीके से ये जो मैग्नेट था ये कॉपर रिंग में कितना स्लोली फॉल कर रहा था। अच्छा, अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। ये आपके पास एक रिंग है जो एक थ्रेड से हैंग्ड है, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। आप इस
मैग्नेट को इस रिंग के करीब लेकर जाते हैं। आप नॉर्थ करीब लेकर जा रहे हैं, अपोजिशन करवानी है, तो नॉर्थ के सामने क्या आएगा, नॉर्थ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। अब जब आप इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करेंगे, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा, करंट क्या इंड्यूस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये रिंग किस तरफ मूव करेगा, ऑटोमेटिकली रिपल्शन की वजह से ये रिंग बैकवर्ड मूव करेगा। नाउ चेंज द केस, चेंज द सिनेरियो। आप इसको दूर लेकर जा रहे हैं, अब नॉर्थ इज मूविंग अवे, तो इसे रोकें, कौन रोकेगा इसे, साउथ रोकेगा। इस तरफ नॉर्थ क्रिएट होगा, करंट क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ की वजह से ट्रैक्शन होगी, तो अब ये रिंग मूव करेगा इस एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मेन थीम है, ये चीज आप लोग समझ लें तो लेंजेस लॉ आपको डायरेक्शंस पे धोखा नहीं दे सकता। अब आते हैं फाइनल सिचुएशन पे, जो बुक पे लास्ट पे डायग्राम्स बनी। आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी चैप्टर 14 में, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, ठीक है। लेट्स से कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट पास कर रहा है I, उसकी लेंथ L है और वो प्लेस्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो जरा राइट हैंड रूल मेरे साथ यूज करें और देखें कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर पहले से करंट मौजूद है, उस करंट की वजह से इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो देखें क्रॉस यानी इनटू द पेज, तो मेरा हाथ, मेरी उंगलियां इनटू द पेज है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मेरा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरी हथेली जिस तरफ बन रही है वो फोर्स की डायरेक्शन है, जिस तरफ मेरी हथेली है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये हमारे पास लग रही है फोर्स। यहां तक समझ आ गई। ये था F इज इक्वल टू ILB sin थीटा से। अब एक और चीज देखें, मोशनल EMF में जब हमने चाहा कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो, ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो हम इसको मूव किस तरफ कर रहे थे, इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये हमने इसको ग्रिप कर रखा था और ग्रिप करके इसको हम मूव कर रहे थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब गौर करें कि अगर किसी कंडक्टर में करंट बॉटम टू टॉप है तो उस पर फोर्स लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हमने EMF या करंट इंड्यूस करवाना है कंडक्टर में खुद से, तो हम उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे लगाने वाली फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है ये फोर्स, दैट्स लेंजेस लॉ। अगर सपोज करें कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग भी फोर्स आ जाती, तो फिर तो हमें परपेचुअल मशीन्स मिल सकती थी कि हमें क्या जरूरत है इसे मुसलसल फोर्स लगाने की। हम इसे जरा सा क्लिक करते, ये थोड़ा सा मूव करता, ऑटोमेटिकली ये फोर्स उसी डायरेक्शन में जनरेट होती और इस कंडक्टर को खुद ही साथ बहा कर ले जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सिक्वेंस है लेंजेस लॉ का, कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास मिलेगी, जितना फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना करंट इंड्यूस होगा, और करंट क्यों इंड्यूस होगा, करंट अपोज करेगा। अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, करंट उसे डिक्रीज करने के नतीजे में पैदा हो जाएगा। अगर आप फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो करंट उसको इंक्रीज करने की कोशिश में प्रोड्यूस हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा। तो ये है लेंजेस लॉ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ MCQ टेक्निक्स एंड टिप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेट होता है डाइपोल की शक्ल में, मैग्नेट ऑलवेज कम विद अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल। तो अगर हम इस पूरे मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस में रख दें स्टूडेंट्स, तो नॉर्थ से लाइंस इमर्ज होंगी। लिविंग लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी एज पॉजिटिव फ्लक्स। साउथ से लाइंस एंटर होंगी, एंटरिंग फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव फ्लक्स। तो जब हम इस टोटल फ्लक्स को एड अप करेंगे तो आंसर वुड बी 0। सो रिमेंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज शेप ड्यू टू अ मैग्नेट इज ऑलवेज 0।
क्वेश्चन है कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और कंडक्टर्स की डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, तो कंडक्टर्स में करंट की क्या डायरेक्शन होगी बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो मोशनल ईएमएफ है उसकी इक्वेशन -VBL sin थीटा, ये पूरी इक्वेशन है। अब इन दो डायग्राम्स में देखें तो कंडक्टर की जो मूवमेंट है वो आइदर पैरेलल टू फील्ड है, आइदर एंटी पैरेलल टू फील्ड है। पैरेलल टू फील्ड का मतलब है साइन 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब है साइन 180 डिग्री, दोनों का आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर मूवमेंट के बावजूद कंडक्टर में किसी किस्म का करंट इंड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर आप कंडक्टर को डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये कंडक्टर का टॉप व्यू है, इन यहाँ पे कंडक्टर को, ये कंडक्टर जैसे ये बोर्ड मार्कर है और आप इसे यूं डाउनवर्ड लेकर आ रहे हैं, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब ये करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? तो वेरी सिंपल, लाइंस की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपना जो है वो फिंगर्स प्लेस करें। जो कंडक्टर की मूवमेंट है उस मूवमेंट की डायरेक्शन में आप यूं थंब प्लेस करें। तो जब आप इसको डाउनवर्ड लेकर आ रहे हैं तो चार्जेस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, यानी यूं है जैसे ये चार्जेस आउट ऑफ द कंडक्टर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये कंडक्टर डाउनवर्ड मूव करेगा, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज होगी। सिमिलरली करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फिंगर्स की डायरेक्शन में, अब V डायरेक्शन में आप थंब प्लेस करें तो फोर्स लग रही है इनटू द पेज ऑन द चार्जेस। तो जितने भी चार्जेस हैं वो कंडक्टर में इनसाइड द पेपर या इनटू द पेपर मूव करेंगे। तो जब ये कंडक्टर अपवर्ड मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन इनटू द पेपर हो जाएगी। सिमिलरली ये एक मेटल रेल्स हैं, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट है। जब इस कंडक्टर को हम इस तरफ मूव करेंगे तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या डायरेक्शन होगी, राइट हैंड रूल। लाइंस इनटू द पेज है तो आपके फिंगर्स डाउनवर्ड होनी चाहिए। अब थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, जो मोशन की डायरेक्शन है उसमें ले जाना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है उसमें थंब, फील्ड इनटू द पेज, तो फोर्स लग रही है अपवर्ड चार्जेस पे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी, चार्जेस उस सिम्त में मूव करते हुए ट्रेवल करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी अगर इस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा। दूसरी तरफ यही डायरेक्शन अगर हम ऑपोजिट कर दें, देखें पहले वही फील्ड लाइन इनटू द पेज, थंब इस तरफ था, थंब की डायरेक्शन इधर कर दें। अब फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो अब चार्जेस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो चार्जेस इस ओरिएंटेशन में फ्लो करेंगे, तो अब आपके पास करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली लेंजेस लॉ के या मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैग्नेट है, आप उसे एक रिंग की तरफ मूव करते हैं, तो लेट से रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है ई। तो अगर सिर्फ मैग्नेट मूव करे या मैग्नेट अपनी जगह रेस्ट पे रहे और रिंग मूव करे तो ईएमएफ ई इंड्यूस होगा। बट रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों एक दूसरे की तरफ v वेलोसिटी से मूव करें तो फिर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स वो 2 टाइम्स ऑफ ई होगा। तो एक चीज मूव करे तो ईएमएफ ई, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ईएमएफ डबल इंड्यूस होगा। इसी तरह लेंजेस लॉ को अगर हम खातिर में लाएं तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर में भी क्लियर किए थे। नाउ फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, वो एक रिंग की तरफ फॉल कर रहा है, रिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर रिंग पूरे का पूरा क्लोज्ड है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा और इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। बट इन अ केस अगर कोई रिंग कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट ना होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा लेकिन इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कंडीशन लेंजेस लॉ के एप्लीकेबल होने वाली कंडीशन है और ये कंडीशन लेंजेस लॉ के एप्लीकेबल होने वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि याद रखना है लेंजेस लॉ इज कनेक्टेड टू या लेंजेस लॉ इज अप्लाइड टू क्लोज्ड सर्किट्स ओनली। सिमिलरली फिर क्वेश्चन आता है कि एक मैग्नेट को आप वैसे ही ज़मीन की तरफ फ्रीली फॉल कर दें तो उसकी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी होगी। बट अगर एक मैग्नेट गिरते हुए किसी रिंग में से पास करेगा तो मैंने लेक्चर में बताया कि उसको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड विल बी लेस देन जी। सिमिलरली हमने एक सॉलिनॉइड को एक खास कर्व शेप में बाउंड किया और एक कॉपर रिंग को
एक सिंपल पेंडुलम की तरह उसके साथ हैंग कर दिया। अब स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक है कि सोलेनॉइड ने तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी। अब जब ये कॉपर रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ेगा तो लेंज़ेस लॉ की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऑपोजिशन की वजह से ये जो मोशन ऑफ कॉपर रिंग इन द सोलेनॉइड होगा ये एक डैम्प्ड मोशन कंसीडर होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हम एक मैग्नेट को एक सोलेनॉइड में इंसर्ट करते हैं या एक कॉइल में इंसर्ट करते हैं, कॉइल जिसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। जब हम नॉर्थ को इस साइड से इंसर्ट करते हैं, अब देखें पहले तो करंट की डायरेक्शन देखें, जब नॉर्थ यहाँ से इंसर्ट होगा तो इसके सामने भी स्टूडेंट्स क्या बनेगा, नॉर्थ, यानी यूँ समझ लें कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और लेट से कि मैग्नेटिक जो गैल्वानोमीटर है वो हमें यूँ लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है और डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर लेते हैं 10 यूनिट्स। एक चीज़ होगी कि हमने इधर राइट साइड से नॉर्थ इंसर्ट किया, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना, करंट की ये डायरेक्शन याद रखनी है। अगर इधर नॉर्थ बना तो ये करंट डायरेक्शन याद करनी और डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ अगर हम इस मैग्नेट को उठाकर एज इट इज़ इस साइड पर लें, जैसे ये मैंने डायग्राम शो की, और अब साउथ साइड को इधर से एंटर करें, तो स्टूडेंट्स देखें साउथ इधर से एंटर होगा तो अपोजिशन की वजह से, लेंज़ेस लॉ की वजह से साउथ के सामने साउथ बनेगा, तो ये साइड क्या बनेगी, नॉर्थ, ये बनेगी साउथ। करंट की तो फिर वही डायरेक्शन है, तो उसी सेम डायरेक्शन की वजह से करंट की डिफ्लेक्शन सेम वही रहेगी और इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं 10 यूनिट्स। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, तो ये लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह एक सिचुएशन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसके अंदर एक कॉपर रिंग पड़ा हुआ है। सिमिलरली ये एक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसमें भी एक कॉपर रिंग पड़ा है। अब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स के बी इज़ इन टू द पेज, और डॉट का मतलब क्या होता है, बी इज़ आउट ऑफ द पेज। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है, अब अचानक बढ़ेगी तो इस रिंग में करंट इंड्यूस होगा। अब वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का डब्बा खोलना पड़ेगा। देखें बी इन टू द पेज है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड यूँ ऊपर से आ रही है और पेज में जा रही है। अब जहाँ से ये आ रही है मीन्स इसका मतलब कि यहाँ कहीं, जहाँ मैं फिंगर घुमा रहा हूँ, यहाँ कोई नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ से ये फील्ड लाइंस निकल के इस पेज में जा रही। वन थिंग तो यूँ इमेजिन कर लें कि ऊपर नॉर्थ है और इस पेज के पीछे साउथ है, नॉर्थ से कहाँ लाइंस जा रही हैं, साउथ में, नंबर 1। नंबर 2, फील्ड इंक्रीज करने का मतलब है कि नॉर्थ अब इस कॉपर रिंग के करीब जाना शुरू हो गया। सो लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये जो बोर्ड मार्कर है ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट के करीब जा रहा है, ये कॉपर रिंग के करीब जा रहा है, तो कॉपर रिंग में करंट इंड्यूस होगा जो नॉर्थ के सामने क्या क्रिएट करेगा, नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ इसके करीब जा रहा है, नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉपर रिंग, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए। तो अभी देखें जब ये फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ही नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा। सो रिमेंबर इफ इन दिस केस बी इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसी को अगर हम रिवर्स कर दें कि अब मैं इस नॉर्थ को दूर ले जाना शुरू कर दूं, तो स्टूडेंट्स जब मैं नॉर्थ को दूर लेकर जाऊंगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉपर रिंग साउथ इंड्यूस करेगा ताकि नॉर्थ को अट्रैक्ट किया जा सके। यानी करीब आए तो करीब नहीं आने देना, दूर जाए तो दूर भी नहीं जाने देना। तो अगर बी डिक्रीज करना शुरू करे तो फिर क्लॉकवाइज, यहाँ पर फिर उसी तरह। लेकिन चूंकि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो यहाँ पर आप ऑपोजिट केसेस सपोज कर लें। अब आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड का मतलब है कि आपके पास जो दो तरह से इमेजिन हो सकता है। यूँ समझ लें कि नॉर्थ इस वाइट बोर्ड के पीछे पड़ा हुआ है और उससे फील्ड लाइंस इस पेपर में से निकल के बाहर की तरफ आ रही। या सपोज कर लें कि यहाँ पर साउथ पोल मौजूद है, उस साउथ पोल्स में लाइंस निकल के साउथ में एंटर हो रही। तो अगर यहाँ फील्ड इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल जो है, जो पेपर के पीछे है, वो इस कॉपर रिंग के करीब आ रहा है। करीब आ रहा है तो नॉर्थ के सामने हमने नॉर्थ लेकर जाना है, तो हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो अगर बी इंक्रीज करे स्टूडेंट्स तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज,
अच्छा, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो हमने उसे साउथ बना के पकड़ना है, तो ये फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पर साउथ बनेगा और वो नॉर्थ को अपोज करेगा। तो इफ़ बी डिक्रीज द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिचुएशंस चाहे तो याद कर लें और एक दफ़ा बनाकर इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, जो एवरेज ईएमएफ फैराडेज लॉ है, इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। अब नेगेटिव साइन है ऑपोजिशन, ठीक है, यानी अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश में इंड्यूस होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ उसको इंक्रीज करने की कोशिश में इंड्यूस होगा। अब E इज इक्वल टू फाई बाय टी है, इट मीन्स अगर हम कोई ग्राफ बनाए फ्लक्स और टाइम के दरमियान तो उसका जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो हमें क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें कुछ बातें याद रखनी, जैसे ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेल फाई इज पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगी वो उसके मुकाबले में क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी यहाँ पर जो ईएमएफ की स्लोप बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। दूसरी तरफ यानी आप यूं समझ लें कि यहाँ पर जो ईएमएफ की स्लोप बनेगी, ये जो ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये ईएमएफ की वैल्यू आएगी। इस ग्राफ के लिए ईएमएफ की ये वैल्यू कंसीडर होगी कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ कांस्टेंट वैल्यू। नंबर 2, अगर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रहा है, देखें ये फ्लक्स है, ये टाइम है और वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी स्लोप तो ईएमएफ है। अब देखिए स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, बट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइड पे ईएमएफ को हम शो कर सकते हैं। सो रिमेंबर, दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू दिस फाई टी ग्राफ, दिस ईएमएफ इज रिलेटेड टू दिस फाई टी ग्राफ, और अगर कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको आप अपने पास तरतीब से बना लें। एक कांस्टेंट स्लोप है तो कांस्टेंट ईएमएफ वैल्यू आएगी, बट स्लोप यहाँ पर फाई बाय टी का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ईएमएफ नेगेटिव, ये नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ईएमएफ पॉजिटिव। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन।